हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इस पार्ट के हम सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो का जो बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ है वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि जो हमारा वृक्क है जिसको हम अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, यह किस तंत्र से संबंधित है? पोषण तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, या परिवहन तंत्र से संबंधित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। साथियों, जो वृक्क होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है और रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या करता है, मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। यानी कि यह जो है अशुद्ध पदार्थ जितने भी मल मूत्र होते हैं वो सभी जो है मूत्र के माध्यम से कौन निकाल देता है, वो निकाल देता है हमारा वृक्क या किडनी। अब साथियों, क्या करता है, ये मल को बाहर निकालता है हमारे शरीर से। किसे? मल को बाहर निकालता है। और निकालने को साथियों हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जित करना। क्या बोलते हैं? उत्सर्जित करना। तो जो वृक्क हमारा होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी कि साथियों, जो पौधों में जाइलम पाया जाता है इसका क्या वर्क होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जल का वहन करता है, सेकंड ऑप्शन है हमारा भोजन का वहन करता है, थर्ड ऑप्शन है हमारा अमीनो अम्ल का वहन करता है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन का वहन करता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल का वहन करता है। कौन करता है? जाइलम। तो साथियों, जो जल और जो खनिज लवण मतलब यूरिया, ठीक है, यूरिया या खाद जो भी आप अपने पौधों को देते हैं, ठीक है, वो कहाँ देते हैं? जड़ के माध्यम से देते हैं, ठीक है। और जड़ से सभी अंगों तक यह जल और यह खनिज लवण पहुंचाने का कार्य जो है वो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। यानी कि जल का वहन करता है, जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी कि सुपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। तो साथियों, जो स्वपोषी पोषण का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो साथियों, स्वपोषी जो होते हैं जीव वो हमारे सिर्फ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं, ठीक है। यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्वपोषी नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे नहीं होते? स्वपोषी नहीं होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है, दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो साथियों, जो हरे पौधे होते हैं इनका जो भोजन निर्माण की क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो साथियों, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो साथियों, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही हमें क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हो गया उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी स्वपोषी पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पौधे होते हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए या अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल,
क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पायरुवेट के विखंडन से यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। जब पायरुवेट का विखंडन हो जाता है तो वो हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है, और यह क्रिया जो होती है यानी कि पायरुवेट का जो विखंडन होता है यह कहाँ पर होता है? तो साथियों जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, भोजन में हम क्या लेते हैं? ठीक है, भोजन में हमारे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा, प्रोटीन पाई जाएगी, विटामिन्स पाई जाएगी। तो साथियों जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यह किस में टूट जाता है? यह टूट जाता है ग्लूकोज में। किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। और जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है, यह टूटता है पायरुवेट में। कहाँ? पायरुवेट में टूट जाता है। तो साथियों यह जो ग्लूकोज से जब पायरुवेट में टूटता है तो यह क्रिया होती है हमारी कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है पायरुवेट के विखंडन की। तो साथियों जो अब ग्लूकोज से हमारा जो पायरुवेट में टूटता है भोजन, तो वो कहाँ पे टूट जाता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और जो पायरुवेट का विखंडन होता है, जब पायरुवेट भी हमारा टूटता है, ठीक है, जो कि किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में तथा ऊर्जा में जो टूटता है, यह टूटता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ग्लूकोज का विखंडन कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अगर बात आ जाए पायरुवेट के विखंडन की तो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, पायरुवेट किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुवेट में। कहाँ पे टूटता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप सही करके आओगे। ठीक है, आपको हम सभी प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर इंग्लिश और मैथ की क्लासेस भी देने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम जो है कहाँ पर होता है? तो साथियों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद समझो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो साथियों क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे शरीर में यानी कि हम जो भोजन खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या पहुँचता है? वसा पहुँचता है। ठीक है, तो यह जो वसा है इसका पाचन कैसे होता है? ठीक है, यह हमें बताना है। और यह जो प्रक्रम है यानी वसा के पाचन का जो प्रक्रम है वह कहाँ पर संपन्न होता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है साथियों? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, याद रखना है आपको। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में जब हमारा वसा पहुंचता है, जब वसा हमारा छोटी आंत में पहुंचता है तो यह बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में पहुंचता है। कैसी? बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में पहुंच जाता है। और जिस पर जो बड़ी आंत, जो हमारी छोटी आंत होती है, वो क्या करती है? कुछ रस स्रावित करती है, कुछ एंजाइम स्रावित करती है। उन एंजाइमों का इस वसा पर कार्य करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इस पर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तब फिर क्या होता है? लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण, जो हमारा लीवर होता है यानी यकृत होता है, वह पित्त रस स्रावित करता है जिसमें पित्त लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्त लवण पाया जाता है। उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो हमारा यकृत होता है, जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हमारी छोटी आंत में पहुंचती हैं, उनको क्या कर देता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम क्या होता है? क्रियाशीलता से जो है कार्य करना लगता है। ठीक है, और क्रियाशीलता से कार्य करने लगता है। जो एंजाइम होते हैं वो अपना कार्य करने में संभव हो पाते हैं, उनके लिए कार्य करना मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इमल्सीकृत क्रिया भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इमल्सीकृत क्रिया किसे कहते हैं? तो जो यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त लवण होता है उसका वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना, ठीक है,
जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम इमल्सीकृत क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद क्या होता है, पित्त रस जो है अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। यानी कि जो हमारा भोजन शरीर में जब जाता है तो वो कैसी फार्म में होता है, अम्लीय फार्म में होता है। कैसी फार्म में होता है, अम्लीय फार्म में होता है। लेकिन जो यकृत से निकलने वाला पित्त रस होता है, पित्त लवण होता है, वह अम्लीय भोजन को क्षारकीय बना देता है, क्षारकीय बना देता है। जिससे क्या हो, जिससे अग्नाशय से जो निकलने वाला स्रावित होने वाला जो एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम, वो क्रियाशील हो सके, यानी कि अपनी क्रिया भोजन पर कर सके, वसा में अपनी क्रिया कर सके। ठीक है, और यह जो लाइपेज एंजाइम होता है, यह वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यह जो लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है, कहाँ से निकलता है लाइपेज एंजाइम, अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारी वसा को, यानी कि फैट, जिसको अंग्रेजी में फैट बोलते हैं, फैट को किस में चेंज कर देता है, फैटी एसिड में। किस में, फैटी एसिड में, तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जो पाचित वसा होती है, यानी जो पची हुई वसा होती है, वो अंत में आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो पची हुई वसा होती है वो हमारी छोटी आंत के द्वारा, क्षुद्रांत की भित्ति के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो साथियों, यह प्रक्रम कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कैसे होता है, सबसे पहले वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, ठीक है, उन पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है, जिसमें हमारी मदद करता है लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो पित्त रस होता है अम्लीय जो माध्यम भोजन का होता है, उसको क्षारकीय बना देता है। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाला जो लाइपेज एंजाइम है वो क्रियाशील होता है, और जो लाइपेज एंजाइम क्रियाशील होने के बाद क्या करता है, वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। और इस प्रकार जो पाचित वसा होती है वो छोटी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और हमारी वसा का पाचन हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए लार किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। तो स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं हम। भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका होती है, यानी कि जो अभी हम बताने वाले ये सारी भूमिका होती है लार की भोजन को पचाने में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो लार होता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हमारे मुंह में पाया जाता है। कहाँ पे, मुंह में पाया जाता है। जो हमारा मुंह होता है, ठीक है, इसमें कई प्रकार के जो है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं, रस स्रावित करती हैं, कुछ ना कुछ रस स्रावित करती हैं। तो इसी में एक हमारी ग्रंथि पाई जाती है लार ग्रंथि। कहाँ पे, हमारे मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है लार ग्रंथि, जो कि क्या करती है, लार रस स्रावित करती है। ठीक है, लार रस स्रावित करती है। तो यह जो लार है भोजन को गीला कर देती है। कैसा कर देती है, गीला कर देती है, जिससे कि भोजन को निगलने में आसानी हो जाती है। अगर भोजन गीला नहीं होगा तो क्या आप आसानी से भोजन को निगल पाएंगे, तो नहीं निगल पाएंगे। तो भोजन को गीला करने में कौन मदद करता है, लार करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट है, लार में एक एमिलेज नामक का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि जो हमारा लार रस स्रावित करती है, उस लार में एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, मंड के जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। किसमें, शर्करा में खंडित कर देता है। मंड को अंग्रेजी में स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। यानी कि जो लार एंजाइम है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यह काम भी करती है हमारी लार। ठीक है, इसके बाद और जो हमारे भोजन में, ठीक है, जो मौजूद हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है लाइसोजाइम, जो कि लार रस में पाया जाता है। लार रस में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। यह क्या करता है, यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे लार की भूमिका होती है भोजन को पचाने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं। यानी कि हमें बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए जो स्वपोषी जीव होते हैं उनको किस किस परिस्थिति की आवश्यकता होती है और उसके उपोत्पाद भी क्या हैं। यानी कि जो स्वपोषी जीव जो हैं इन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं उसके बाद वह कौन से उत्पाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं हम। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमारे हरे पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब पौधे भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अगर कोई भी जीव अपना भोजन बनाएगा तो उसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ेगी। उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पौधों को क्लोरोफिल, ठीक है, क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की। पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं, जो कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहा था। किसमें, हरे भाग में, पत्तियों में। ठीक है, पौधों की पत्तियों में यानी कि हरे भाग में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो कि क्या करता है, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इसके बाद जल की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि पौधे जो हैं जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा बनाया जाता है। अब किस किस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर हमें जल के 12 अणुओं की ज़रूरत पड़ती है और क्लोरोफिल के द्वारा हमें सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारा बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, जो कि हमारे पौधों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही हमारा जो उप उत्पाद बनता है, क्या बनता है, 6O2 यानी 6 अणु बनते हैं ऑक्सीजन के। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या निकलती है, ग्लूकोज हमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और साथ ही 6 अणु जल के भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि हम इसको भी लिखते हैं, अतः कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और साथ ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है तथा जल भी उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, यानी कि आवश्यक परिस्थितियां क्या हो गई, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। कैसे पड़ेगी, कैसे ग्रहण करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद क्या उप उत्पाद बने, हमारे उप उत्पाद बने कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन तथा जल। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। यानी कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो हमें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो फर्स्ट अंतर होता है हमारा, वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि सभी जीव जंतु और हरे पौधे जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं। और क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है किसमें, श्वसन करने के लिए। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं और अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकंड जो डिफरेंस है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूर्ण विखंडन हो जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का
पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण विखंडन नहीं होगा तो हमें कम ऊर्जा प्राप्त होगी। कैसी? कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा हमारा। थर्ड पॉइंट है, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। जो वायवीय श्वसन जो भी जीव जंतु और पौधे करते हैं उसमें अंतिम जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अंतिम उत्पाद जो है लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जो हमने अभी आपको एक पॉइंट बताया, जो वायवीय श्वसन है यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। पूर्ण रूप से जब विखंडन हो जाएगा तो हमें काफ़ी मात्रा में जो है ऊर्जा मिलेगी। यानी कि 38 ATP अणु हमें ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। वहीं पर जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता और यहाँ पर हमें 2 ATP अणु जो है ऊर्जा के रूप में मिलता है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा है, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। जैसे ज़्यादातर पौधे तथा जंतुओं में मानव, हिरण, पक्षी, यानी कि जो वायवीय श्वसन करते हैं कौन करता है, हरे पौधे करते हैं, जंतु करते हैं। ठीक है, हिरण, पक्षी इत्यादि ये सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं वायवीय श्वसन। और इसके बाद जो अवायवीय श्वसन क्रिया होती है, यह क्रिया निम्न जीवधारियों द्वारा होती है। जैसे ईस्ट हो गया, फीता कृमि हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, लास्ट डिफरेंस है हमारा, वायवीय श्वसन में यह जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरूवेट में। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पायरूवेट का विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है, यह क्रिया जो है केवल कोशिका द्रव्य तथा मानवों की जो पेशी कोशिका में हो जाती है। यह जो अवायवीय श्वसन की क्रिया है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब यह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता तो क्या होता है, ग्लूकोज का पूरा जो है विखंडन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बहुत ही अच्छे तरह से लिखा। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार से अभिकल्पित हैं। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो हम गैस लेते हैं या श्वसन करते हैं उसके अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार से मदद करती हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में वर्क करती हैं। तो साथियों, यह जो कूपिका होती है या ये जो कूपिकाएँ होती हैं ये हमारी फुफ्फुस, ठीक है, किसकी, फुफ्फुस या फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि क्या करती है, एक ऐसी सतह उपलब्ध कराती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देती है जिससे कि गैसों का विनिमय हो सके। ठीक है, तो कूपिकाएँ क्या करती हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सके। साथ ही कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। ठीक है, कोशिकाओं की भित्ति में क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का यानी रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, यानी कि एक जाल फैला हुआ होता है रुधिर वाहिकाओं का, जो कि क्या करता है, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर, जो जाल होता है रुधिर वाहिकाओं का वो क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर क्या करता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ठीक है, यह जो जाल है रुधिर वाहिकाओं का वह वायु से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है तथा रुधिर में विलय तथा रुधिर में जो विलय कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ये क्या करता है, कूपिकाएँ जो होती हैं ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक कर देती हैं, किससे, रुधिर से। ठीक है, ताकि जो CO2 गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। यानी कि कूपिकाएँ किस प्रकार से मदद करती हैं, यह हमें ऐसा क्षेत्र उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। ठीक है,
कूपिकाओं की भित्ति में एक रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन को लेता है और रुधिर में विलय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पृथक कर देता है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं कौन? कूपिकाएं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है कि क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। तो साथियों, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। किस में? रक्त में। और रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है। जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है? श्वसन वर्धक है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता है। कौन? हीमोग्लोबिन। कहाँ पर? हमारे शरीर में। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। कैसे करता है? आइए देखते हैं। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा? हम कम ऊर्जा निर्मित कर पाएंगे, जिससे ऊर्जा का जो निर्माण होगा वो कम मात्रा में होगा और हम हर समय थकान महसूस करेंगे। ठीक है, हम हर समय थकान का अनुभव करेंगे और जो हमारी सांस होगी इसकी भी गति बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है यह भी हमें बताना है। यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाती है। कहने का मतलब है जो हमारा रक्त होता है, जो रुधिर होता है, उसको हमारे शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है। हृदय का जो दायां और बायां आलिंद होता है, ठीक है, बंटवारा होता है, ठीक है, वो क्या करता है? ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। यानी कि जो दायां आलिंद होता है हमारा और जो बायां आलिंद होता है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन वाले जो रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और एक ऐसा रक्त होता है जो ऑक्सीजन रहित होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है, उनको मिलने से रोक देता है। कौन? दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। हमारे शरीर में हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसका जो कौन करता है? दायां और बायां आलिंद कर देता है। कैसे? ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोक देता है। ठीक है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण जो है लाभदायक होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो साथियों, जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये पौधों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वह करता है हमारे खनिज लवण और जल को हमारे पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद, तथा फ्लोएम क्या करता है? यह करता है जो बना हुआ भोजन होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। कौन? हमारा फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन और फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन में क्या अंतर है। तो फर्स्ट डिफरेंस है
इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवाहित होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो जड़ के द्वारा जल तथा मिट्टी द्वारा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, जो कि कहाँ, ऊपर तक, क्योंकि जो जड़ द्वारा लेगा तो यानी ऊपर की दिशा में, कौन सी दिशा में, ऊपर की दिशा में कौन पहुंचाएगा, जाइलम पहुंचाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो इसमें क्या होता है, भोजन, जो हमारा भोजन तैयार होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है। यानी कहने का मतलब फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन हमारी पत्तियों में तैयार हुआ है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, ऊपर की भी दिशा में और अधोमुखी यानी नीचे, आधे भाग से नीचे की दिशा में भी पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब बाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। इसमें जो जल और लवण का संवहन होता है वो दाब किसके कारण, दाब तथा बाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एटीपी यानी ऊर्जा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एनर्जी का प्रयोग होता है, तब जाके जो है फ्लोएम सभी भागों तक अपना भोजन पहुंचा पाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है, जो कि मृत ऊतक होते हैं। यानी कि जो जाइलम ऊतक होते हैं वो मृत ऊतकों के माध्यम से अपने पदार्थों का परिवहन करते हैं, लेकिन फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका, कौन सी, चालनी नलिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है, जो कि जैव कोशिकाएं हैं, यानी कि जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। फुफ्फुस में कूपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु, यानी जिसे अंग्रेजी में हम नेफ्रॉन बोलते हैं, की रचना और क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो साथियों, जो हमारा फुफ्फुस होता है इसमें क्या पाई जाती है, कूपिका। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कूपिकाएं होती हैं वो फुफ्फुस की यानी फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। ठीक है, और इसके बाद जो वृक्काणु होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, यह किसकी, यह वृक्क की, ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा यही हो गया, कूपिकाएं जो हैं फुफ्फुस की इकाइयां हैं, वहीं पर वृक्काणु जो हैं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कूपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। यानी जो फेफड़ों में हमारी कूपिकाएं पाई जाती हैं वो वायु का आदान प्रदान करती हैं, लेकिन जो वृक्काणु होते हैं वो रक्त का आदान प्रदान करते हैं। किसका, रक्त का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। जो कूपिकाएं होती हैं वो हमारे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती हैं और शरीर से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन जो वृक्काणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजी वर्ज्य पदार्थ, यानी कि जो हमारे यूरिया मिक्सचर वाले जो पदार्थ होते हैं, अम्ल होते हैं, वो वृक्काणु में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यानी रुधिर से जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जिसमें यूरिया, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कह सकते हैं हम, पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, रुधिर से अलग कर देते हैं। कौन, वृक्काणु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। कूपिकाएं किसके लिए, गैसों के विनिमय के लिए एक बड़ा सा क्षेत्रफल, बड़ा सा प्लेटफार्म हमें उपलब्ध कराती हैं। लेकिन जो हमारे वृक्काणु होते हैं वो नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए, किसे, वृक्काणु को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, किसे, वृक्काणु को फिल्टर करने के लिए एक अधिक सतहीय क्षेत्रफल प्रदान करती है, जो कि कैसा होता है, कुंडली के आकार का होता है, ऐसे कुछ ऐसे कुंडली के आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस है हमारा, कूपिकाओं की भित्ति में
रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। यानी कि कूपिका की जो भित्ति होती है उसमें रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल पाया जाता है। लेकिन वृक्काणु में क्या होता है, इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जो नलिका के रूप में कप के आकार में सिरे के अंदर होता है। जो कि नलिका जो हमारी होती हैं, जो रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है उसमें एक कप के आकार में सिरे के अंदर होता है, ठीक है, जो कि छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। जो कि क्या करता है, छने हुए मूत्र को एकत्र करता है, जिसे हम मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों ये थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो साथियों आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।